सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशा सैनी आज एक बार फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा के क्षितिज भाग में गद्य खंड पाठ 9 भारत माता इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसके जो लेखक है वो है जवाहरलाल नेहरू। ये शब्द, ये नाम और ये व्यक्ति किसी भी पहचान के हम ये कहेंगे कि हमें उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो आज़ादी की लड़ाई में उनका भी बहुत योगदान था और सराहनीय योगदान था। तो उन्होंने यह पाठ लिखा भारत माता। भारत माता जब उन्होंने यह पाठ लिखा, क्योंकि वो एक लेखक भी थे, रचनाएं करते रहते थे, लिखते रहते थे, तो इस पाठ को लिखने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था? इस पाठ को लिखने के पीछे उनका उद्देश्य था हमारे भारत के बारे में बताना। क्या है भारत? ठीक है, तो उसके बारे में बताना। तो भारत, हिंदुस्तान, ठीक है, हिंद देश, ये सब हम कह सकते हैं और कहते भी थे। तो अब मैं इस पाठ को शुरू करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है भारत के बारे में बताना और स्वराज्य का अर्थ बताना। अब लेखक क्या कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कि जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता था, तो इन जलसों से मैं अपने सुनने वालों से इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। ठीक है, भारत जो है वो एक संस्कृत शब्द है। कौन सा शब्द है ये? किस भाषा का शब्द है ये? संस्कृत भाषा का। और इस जाति के जो परंपरागत संस्थापक के नाम से ये निकला है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता, क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे। सयाने का अर्थ होता है समझदार होना। तो जब जवाहरलाल नेहरू जी जलसों में जाते थे तो वो हिंदुस्तान या भारत की चर्चा अवश्य करते थे, लेकिन जो शहर में रहने वाले लोग थे वो उनके सामने कभी चर्चा नहीं करते थे। उन्हें दूसरे ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी। ठीक है, ग़िज़ा, ग़िज़ा का अर्थ क्या होता है? खुराक या खाद्य भोजन। तो उनको दूसरी ही खुराक की ज़रूरत थी, लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद था। महदूद का अर्थ होता है सीमित। सीमित था। मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि चाहे हम भारत के किसी भी हिस्से में चले जाएं, किसी भी राज्य में चले जाएं, वो अलग होते हुए भी हमारे ही भारत का एक अभिन्न अंग है। चाहे भारत में आप किसी भी राज्य में चले जाएं, वहाँ की आपको जलवायु अलग मिलेगी, खान पान अलग मिलेगा, उनकी संस्कृति अलग मिलेगी, लेकिन वो है तो हमारे भारत देश का ही अंग। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा था, यानी कि एक जैसे थे। और स्वराज्य का भी जिक्र करता। स्वराज्य का अर्थ क्या होता है? अपना राज्य, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए, फ़ायदे के लिए हो सकता था। तो यहाँ पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोगों को भारत के बारे में बताया और स्वराज्य शब्द का अर्थ बताया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता। ठीक है, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो पूरे भारत में घूमते रहते थे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक।
ठीक है, और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते हैं। एक से सवाल क्यों करते थे? क्योंकि सभी गरीब किसानों की जो समस्याएं थी वो एक जैसी समस्याएं थी, और उनकी समस्याएं क्या थी वो भाई सबसे पहले तो उनकी समस्या थी कर्जदार, क्योंकि वो खेती बाड़ी करते थे तो उन्हें कर्ज लेना पड़ता था। दूसरे थे जमींदार, जिनकी ज़मीन पर वो खेती करते थे, महाजन, बनिए वगैरह, ठीक है। कड़े लगान और सूद, कड़े लगान यानी कि जो उनके ऊपर टैक्स वगैरह लगता था, ब्याज लगता था वो। उसके बाद है पुलिस के जुल्म, जो पुलिस थी वो उनके ऊपर कितने अत्याचार करती थी वो सब, ये सब बातें गुथी हुई थी, और जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। तो मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें, और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसमें हम एकजुट हैं। ठीक है, क्या है? हम सभी एकजुट हैं, और जुज का अर्थ होता है इकट्ठा। भाई हम सभी मिलकर रहते हैं, एक जैसी हमारी समस्याएं हैं, ठीक है। तो अब क्या बताते हैं लेखक कि भाई जब हम भारत के किसी भी हिस्से में जाते हैं तो वहाँ पर सभी भारतीय किसानों की हमें एक जैसी समस्याएं मिलती थी, चाहे वो उत्तर भारत की बात हो चाहे वो दक्षिण भारत में आप चले जाएं, चाहे आप पूर्व की तरफ चले जाएं, चाहे आप पश्चिम की तरफ चले जाएं, राजस्थान की तरफ चले जाएं, ठीक है, कर्नाटका है, आपका मद्रास है, केरल है, चाहे आप किसी भी हिस्से में चले जाएं, तो सभी किसानों की समस्याएं जो थी वो एक जैसी थी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? उसके बाद है नेहरू जी की भारत भ्रमण यात्रा के दौरान किसानों से वार्ता। ये तो आप सभी को मैंने बता ही दिया कि जब भी वो घूमते रहते थे पूरे भारत में, तो वो यात्रा करते रहते थे, लोगों से मिलते रहते थे, और जब लोगों से मिलते तो लोग उनके बारे में जय जयकार करते, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठीक है, तो जब वो मिलते, यात्रा करते, तो लोगों को उन सब के बारे में बताते थे कि भाई हाँ मैं वहाँ पर गया, मैं वहाँ पर गया, और वो पूरे भारतवासियों को ये बताते कि भाई है ना, हमारा जो पूरा भारत है वो एक ही है, चाहे भारतवासी पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी क्यों न हो, चाहे किसी भी हिस्से में क्यों न रहें, वो सभी एक हैं, उनकी समस्याएं एक जैसी हैं, और वो लोगों को समझाने की कोशिश भी करते कि भाई स्वराज्य जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। उसके बाद है नेहरू जी का स्वागत करना। ठीक है, नेहरू जी का स्वागत करना। तो जब वो लोगों से मिलते किसी भी देश में, तो वो चीन जाते, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया, या कहीं भी वो जाते, तो वो वहाँ पर क्या बताते, वहाँ के लोग पहुँच जाते और वहाँ के लोग खड़े होकर उनके स्वागत में भारत माता की जय, भारत माता की जय, ये नारा लगाकर उनका स्वागत करते। तो इस नारे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया जाता। तो वो लोगों से अचानक पूछ बैठते, भाई इस नारे का क्या मतलब है, इस नारे का क्या अर्थ है, यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके सवाल से उनके मन में कुतूहल जागता, आश्चर्य होता, लेकिन वो बेचारे कुछ भी जवाब नहीं दे पाते और एक दूसरे की तरफ देखने लगते, या फिर वो लेखक की तरफ देखने लग जाते। लेखक उनसे सवाल करता रहता। बाद में एक हट्टे कट्टे जाट ने, हट्टे कट्टे जाट ने, जो कि अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, उसने उसका उत्तर दिया और कहा कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। तो उस जाट ने क्या बताया था, भारत माता से क्या है उसका अर्थ, धरती। ठीक है, उसके बाद
क्या होता कि भारतीयों को विदेशों में हो रहे परिवर्तनों से वो अवगत करवाते। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो अलग अलग देशों में घूमते रहते थे और उन्होंने लोगों को वहाँ पर होने वाले परिवर्तनों से भी परिचित करवाया। उन्होंने रूस में हो रहे जो परिवर्तन थे वो लोगों को बताए। ठीक है, अमेरिका देश ने कितनी उन्नति की थी, वो परिवर्तन भी उन्होंने लोगों को बताए थे ताकि लोग उनके बारे में जान सके। इस बहाने उनको वहाँ के विदेशों के बारे में समाचार मिलते। किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान नहीं था, परंतु यह काम उन्हें कठिन भी नहीं लगा। इसका क्या कारण था कि किसानों ने पुराने महाकाव्यों और पुराणों की कथा कहानियों को पढ़ रखा था। जितने भी हमारे पुराने महाकाव्य थे, ठीक है, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, पुराण थे हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ठीक है, और जो हमारे भारत के तीर्थ स्थान थे उनकी उन्होंने यात्राएं की हुई थी। तो इस बहाने वे देश के चारों धामों की यात्रा कर चुके थे। कुछ सिपाहियों ने तो बड़ी बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा भी लिया था और कुछ लोग वर्ष 1930 में आई हुई आर्थिक मंदी के कारण वो दूसरे देशों को जानते भी थे। तो इन सभी कारणों के चलते भारतीयों को दूसरे देशों के बारे में बताना, समझाना, वहाँ के हो रहे परिवर्तनों के बारे में समझाना, वो सब नेहरू जी के लिए आसान हो गया था, सरल हो गया था। ठीक है, उसके बाद जब उस जाट किसान ने लेखक को ये बताया कि भाई जो हम भारत माता की जय करते हैं उसका अर्थ है धरती, तब नेहरू जी ने उनको क्या समझाया? उन्होंने उनको समझाया भारत माता शब्द का अर्थ, उसकी व्याख्या की। और वो उन्होंने क्या की थी, जब उन्होंने ये पूछा कि भाई मैं उनसे पूछता कि कौन सी धरती, तो उनके गांव की धरती, ज़िले की, सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। तो इस तरह उनके सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं, कि भाई आप ही इसका अर्थ बता दो, हमें तो इसका अर्थ पता नहीं है। तो जब लेखक ने उनको ये बताया कि भाई हिंदुस्तान तो वह सब है जो वे सोचते हैं, बल्कि वह तो उससे भी कहीं अधिक है। यहाँ के नदी, पहाड़, जंगल, खेत और करोड़ों भारतीय मिलकर भारत माता कहलाते हैं। तो उन्होंने कौन कौन से बताए थे? चाहे हमारे हिंदुस्तान के नदी हो, पहाड़ हो, जंगल, खेत, जो कि हमें अन्न देते हैं, अनाज देते हैं, ये सभी हमें अजीज़ है। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, यानी कि भारत में रहने वाले भारतीय, करोड़ों भारतीय। तो भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत के तो अंश हो, हिस्सा हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। तो कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय यह है कि जब उन्होंने लोगों को ये समझाया कि भाई भारत माता तो आपके नदी, पहाड़, जंगल, खेत और यहाँ के रहने वाले लोग हैं। अगर आप भारत माता की जय करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप इन सब की जय कर रहे हो। और जब उनको ये बात समझ में आ जाती, जो कि गरीब किसान थे, शिक्षित भी होंगे, अशिक्षित भी होंगे, तो जो शिक्षित थे उनको तो जल्दी समझ में आ जाती होगी, लेकिन जो अशिक्षित किसान थे, जब उनको इन सब का अर्थ पता चलता
वो बात समझ में आ जाती तो उनकी आँखों में एक अजीब ही चमक आ जाती थी कि जैसे उन्होंने मानो कोई बहुत बड़ी खोज कर ली हो। तो बेटा ये हमारा पाठ था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रचित, ठीक है। और इसमें आपको भारत के बारे में जानने का अवसर मिला और कहाँ कहाँ उन्होंने यात्राएं की थी और हमारे भारत में किसानों भाइयों की क्या क्या समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो जो उनकी समस्याएं पहले थी प्राचीन समय में वो आज भी बनी हुई है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि भाई कुछ सीमा तक उनकी समस्याएं हल हो गई है, लेकिन पूरी तरह खत्म हो गई है ये हम नहीं कह सकते। अब वर्तमान समय में किसानों की जो स्थिति है वो एक सीमा तक बदल गई है। कैसे? अब उन्हें आसान शर्तों पर बैंकों से जो ऋण है वो आसानी से मिल जाता है, ठीक है। अब उन्हें अगर किसी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है, सूखा, बाढ़, तो उनके जो लगान है वो माफ़ कर दिए जाते हैं। हालांकि ये सुविधाएं उन्हें बहुत कम मिलती है, जिस कारण अभी भी किसानों को पेट भरने के लिए कठिनाई झेलनी पड़ती है। तो बेटा आज़ादी से जो हमारे पूर्व अनेक नारे लगाए गए थे और मैं उन नारों का यहाँ पर वर्णन कर रही हूँ क्योंकि हमारे भारत के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे भारत देश को आज़ाद करवाने के लिए किन किन व्यक्तियों ने क्या क्या योगदान दिया था और उन्होंने कौन कौन से नारे दिए थे। जैसे जय जवान जय किसान वो नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। इंकलाब जिंदाबाद ये नारा दिया था भगत सिंह ने। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। जय हिंद सभी परिचित हैं, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो महात्मा गांधी। कर मत दो, कर यानी कि टैक्स सरदार वल्लभ भाई पटेल। साइमन वापस जाओ लाला लाजपत राय। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे दक्षिण एक शब्द आया था, दक्षिण का अर्थ होता है दक्षिण प्रांत वाले। तो जैसे दक्षिण में कौन कौन से स्टेट आएंगे आपके, कौन कौन से राज्य आएंगे? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। पश्चिम, पश्चिम का अर्थ क्या होता है? पश्चिम वाले। तो पश्चिम में आपके कौन कौन से आ सकते हैं? पहले मैं आपको दक्षिण के बता देती हूँ। आपके केरल है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और जो आपके पश्चिम में आते हैं, पश्चिम में कौन कौन से आते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। यक्सा, यक्सा एक शब्द आया था जिसका अर्थ होता है एक समान, ठीक है। जुज, जुज का अर्थ होता है हिस्सा, भाग होना। डड्ढे, और डड्ढे का अर्थ होता है बोझ के संदर्भ में। तो अगर आपसे ये प्रश्न कर लिया जाए कि भाई भारत माता और हिंदुस्तान क्या है, तो आप बता सकते हो कि यहाँ की हरी भरी धरती, खेत, जंगल, पहाड़, नदियाँ, वनस्पतियाँ, संस्कृति, सभ्यता, ऋषि मुनि, यहाँ रहने वाली जनता, महापुरुष, ये सभी हमारे भारत माता ही हैं, ठीक है। और जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान वो भी इससे अलग नहीं है क्योंकि ये यहाँ की धरती से ही निकलने वाली परंपराएं हैं जो आज भी हमारे देश के कोने कोने में जीवित हैं, फल फूल रही हैं। तो सच्चे अर्थों में यहाँ की सारी प्रकृति एवं जनता ही हिंदुस्तान है, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको ये पाठ बहुत ही आसान शब्दों में
और बहुत ही रुचिकर तरीके से समझाने की कोशिश की है। साथ में मैंने जो हमारे भारत की आज़ादी से पूर्व जिन लोगों ने योगदान दिया था भारत को आज़ाद करवाने के लिए, उन्होंने कौन कौन से नारे लगाए थे वो भी मैंने आपको इस पाठ में बताए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।